अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस क्लास में तमाम स्टूडेंट्स को हम खुश आमदीद कहते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की क्लास में जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं कि क्लास 9 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज के सवालात हैं और कुछ 10 ईयर के क्वेश्चंस हैं जो लिए हैं, और आखिर में फिर बुक के कुछ सवालात हैं उनको हम स्टडी करेंगे और उन्हें आपके साथ शेयर करेंगे उनके सॉल्यूशंस को। देखिए आपके सामने सबसे पहले जो है कुछ इम्पोर्टेंट ये एमसीक्यूज़ कह लीजिए, आप इसे फिल इन द ब्लैंक्स कह लीजिए, ट्रू फॉल्स कह लीजिए, कोई भी नाम आप इन्हें दे सकते हैं। सबसे पहले इन्हें डिस्कस किया जाएगा। यस, चैप्टर का नाम है पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स। पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स के हवाले से जो पहली एमसीक्यू कह लें आप इसे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ये 4 होते हैं इसमें ऑप्शन। उनमें से इम्तिहान में कुछ इस तरह से होता है कि 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं, कोई एक ऑप्शन करेक्ट होता है। हमने 4 ऑप्शंस नहीं लिखे, कहीं कहीं 2-2 लिख दिए बस, और डायरेक्ट उसका जवाब लिख दिया। देखिए सबसे पहली जो एमसीक्यू या सबसे पहला ट्रू फॉल्स कह लीजिए आप इसे, या पहला इंपॉर्टेंट सेंटेंस वो ये है कि इट इज़ स्टिल कंसीडर्ड द इनकम्प्लीट पीरियड इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में आप जानते हैं कि 7 पीरियड्स हैं। आज की जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें 16 ग्रुप्स हैं जिनमें एलिमेंट्स को रखा गया, और 7 पीरियड्स हैं। हॉरिजॉन्टल रोज को पीरियड्स कहा जाता है और वर्टिकल कॉलम्स को ग्रुप्स कहा जाता है। तो 16 ग्रुप्स, वर्टिकल कॉलम्स और 7 हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं। याद रखिएगा कि आज भी वो पीरियोडिक टेबल इनकम्प्लीट है, कंप्लीट नहीं है, क्योंकि उसका जो 7th पीरियड है या लास्ट पीरियड है, उस लास्ट पीरियड में अभी भी कुछ एलिमेंट हैं जो डिस्कवर होना बाकी हैं। लिहाजा इसका जवाब होगा, इसमें ऑप्शन इस तरह आते हैं कि 7th पीरियड है, 6th पीरियड है, 5th पीरियड है, 4th पीरियड है। तो सही जवाब क्या है इसका? वो 7th पीरियड है। अगर आप याद करें पीरियोडिक टेबल में कुछ इस तरह से होता है कि ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं यहाँ पर, क्या एस ब्लॉक, और यहाँ चले जाएँ तो ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स आ जाते हैं, फिर एफ ब्लॉक एलिमेंट्स नीचे आ जाते हैं। इस तरफ आ जाएँ अगर आप तो ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं, इन्हें कहते हैं पी ब्लॉक। तो ये पी ब्लॉक, एस ब्लॉक एंड डी ब्लॉक, और फिर यहाँ पर एफ ब्लॉक एलिमेंट्स भी होते हैं। अब खैर वो अभी वहाँ तो नहीं जा रहे। अगर आप इस तरह से देखें तो ये रोज़ को इस तरह हॉरिजॉन्टल वे में जब आप एलिमेंट्स को पढ़ते हैं तो ये फर्स्ट पीरियड कहलाता है, दिस इज़ n इज़ इक्वल टू 1। ये सेकंड पीरियड कहलाता है, इसमें एलिमेंट्स यूँ चलेंगे। ये थर्ड पीरियड कहलाता है, n इज़ इक्वल टू 3, n इज़ इक्वल टू 4, n इज़ इक्वल टू 5, n इज़ इक्वल टू 6 और n इज़ इक्वल टू 7। तो ये 7 पीरियड्स हैं। और ऊपर से नीचे अगर आएंगे तो ये कॉलम्स कहलाते हैं, वर्टिकल कॉलम्स। तो इनकी तादाद है 16 कॉलम्स। ओके, तो इस पर तो हम गुफ्तगू जो है करते रहे। बहरहाल अभी हमने सिर्फ एमसीक्यू का आंसर देना है कि ये वो कौन सा पीरियड है जो अभी भी इनकम्प्लीट है। तो वो लास्ट पीरियड है, ऐसी बात है, 7th पीरियड है। तो यहाँ पे इसका जो आंसर होगा वो आप लिखेंगे 7th। क्या इसका आंसर होगा 7th पीरियड, वो अभी भी इनकम्प्लीट है 7th पीरियड। उसके बाद सेकंड कह रहे हैं द वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियस। इन तीनों में से सबसे छोटा एटॉमिक रेडियस किसका होता है? आप जानते हैं, वैसे हम एक इन जनरल वे में हम सब समझते हैं कि जो एटम होता है वो स्फेरिकल होता है, तो सेंटर से लेके स्फीयर तक की सतह का फासला रेडियस कहलाता है। ये बात आप जानते हैं। सेंटर से लेके स्फीयर तक का फासला क्या कहलाता है? रेडियस। लेकिन जब हम एटॉमिक रेडियस की बात करते हैं तो एटॉमिक रेडियस को सिंगल एटम से फाइंड आउट करना मुश्किल होता है, इसलिए इस एटम के साथ इसी जैसा सिमिलर एटम एक और इसके साथ अटैच कर दिया जाता है, और फिर इन दोनों सिमिलर एटम्स, इनके सेंटर्स का दरमियानी फासला नोट किया जाता है। उस दरमियानी फासले को फिर 2 से डिवाइड कर देते हैं तो एटम का रेडियस हासिल हो जाता है, जो सेंटर से लेके यहाँ तक का फासला होगा। तो 2 एटम्स को, सिमिलर एटम्स को ज्वाइन करके उनके सेंटर्स यानी उनके न्यूक्लियाई का दरमियानी फासला मालूम कर लेते हैं, फिर उसको हाफ कर लेते हैं, वो एटॉमिक रेडियस कहलाता है। मिसाल पर हमें हाइड्रोजन का एटॉमिक रेडियस चाहिए या मैग्नीशियम का चाहिए फर्ज कर लें, तो मैग्नीशियम का एक एटम यहाँ लेंगे, मैग्नीशियम का एक एटम यहाँ लेंगे और दोनों को साथ में जोड़ें और फिर उनके न्यूक्लियाई का दरमियानी फासला नाप लें, उसके बाद उसको हाफ कर लें, तो सेंटर से लेके यहाँ तक फासला रेडियस कहलाएगा। तो पूछा है कि इसमें सबसे छोटा रेडियस किसका है इन तीनों में, तो हमें थोड़ी सी बात पता है कि कैल्शियम, बेरियम और मैग्नीशियम, इनमें जो सबसे छोटा है वो मैग्नीशियम का है। किसका है? मैग्नीशियम का एटॉमिक रेडियस सबसे छोटा होता है, मैग्नीशियम आएगा यहाँ।
Mg, और इसका जो केमिकल सिंबल है वो क्या है, Mg है। ये आ गया इसका केमिकल सिंबल Mg। इसकी वैल्यू 1.36 एंगस्ट्रॉम के बराबर है तकरीबन, यानी 1.36, और ये है एंगस्ट्रॉम पढ़ते हैं वालों, एंगस्ट्रॉम पढ़ते हैं इसको, ये 10 की पावर -10 मीटर को कहते हैं एंगस्ट्रॉम, 10 की पावर -10 मीटर, तो 1.36 इंटू 10 की पावर -10 मीटर, ये इसका जो है वो एटॉमिक रेडियस है। उसके बाद तीसरे नंबर पे कह रहे हैं इन दिस रिएक्शन हीट इज़ टेकन, इस रिएक्शन में हीट टेकन ली जाती है, एब्जॉर्ब की जाती है, जस्ट की जाती है, यानी ये वो रिएक्शन है कि जिसमें एटम हीट एब्जॉर्ब करता है। वो कौन सा रिएक्शन है, एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है। दो तरह के रिएक्शन होते हैं, बाद रिएक्शन ऐसे होते हैं कि जिसमें एटम हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, बाद रिएक्शन ऐसे होते हैं जिसमें एटम हीट एनर्जी रिलीज़ करते हैं। अगर तो एटम हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करे तो उसे कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, और अगर एटम हीट एनर्जी रिलीज़ करे तो उसे एक्सोथर्मिक कहते हैं। तो वो कह रहे हैं कि इन दिस रिएक्शन हीट इज़ टेकन इन भी आएगा यहाँ पे, टेकन इनमें से कौन सा रिएक्शन है इसमें हीट जज्ब की जाती है, टेकन इन, तो जाहिर सी बात है बता दिया वो एंडोथर्मिक है। इसकी मिसाल सोडियम की है। सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, वो उससे जान छुड़ाना चाहता है ताकि उसके पिछले ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन या 8 कंप्लीट हो जाए, नोबल गैसेस का स्ट्रक्चर वो कॉन्फ़िगरेशन उसको मिल जाए और वो स्टेबल हो जाए। लिहाजा वो आसानी से एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, वो इलेक्ट्रॉन रिलीज़ कर देता है। तो उस वक्त जो एनर्जी वो एब्जॉर्ब करता है उसको एंडोथर्मिक कहा जाता है। तो इसे कहेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन, जिसमें हीट जज्ब की जाती है, एब्जॉर्ब की जाती है, उसे एंडोथर्मिक कहते हैं। ओके, द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल का सबसे लंबा पीरियड कौन सा है, तो सबसे लंबा पीरियड जो है पीरियोडिक टेबल का 6 है। कौन सा, 6। इसमें 32 एलिमेंट्स होते हैं अंदाजे के मुताबिक, कितने, 32। तो 6 पीरियड है वो, द लॉन्गेस्ट पीरियड इज 6, और इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 32 के करीब एलिमेंट्स इसमें पाए जाते हैं। तो ये इसका लॉन्गेस्ट पीरियड है पीरियोडिक टेबल का। लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल इज द 6th पीरियड। उसके बाद कह रहे हैं इट हैज़ हाईएस्ट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इट हैज़ द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कौन सा, वो नीचे 4 ऑप्शन तो उनमें से एक सही होगा। कौन सा एटम है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाईएस्ट होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे किसे कहते हैं हम जानते हैं, हम चैप्टर नंबर 5 में पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग में असल जो कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। लेकिन फ़िलहाल इतना जान लें कि बाज़ औक़ात एटम स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए किसी दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉनों के साथ मिलकर इत्तेहाद कायम करते हैं, जिनको हम मॉलिक्यूल कहते हैं। तो सिमिलर या डिसिमिलर एटम्स अपने अपने इलेक्ट्रॉन बीच में पेश कर देते हैं और वो इन इलेक्ट्रॉनों का के साथ शेयरिंग कर लेते हैं और आपस में मुत्तहिद होकर रहते हैं। अब एक इलेक्ट्रॉन पहले एटम ने दिया, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम ने दिया, बीच में रख दिया, तो उस इलेक्ट्रॉन पेयर को दोनों मिलकर यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि पहला एटम, वो जो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है, वो पहले एटम के लिए भी काम करता है और दूसरे एटम के लिए भी काम करता है। अगर वो एटम्स सिमिलर हों, एक जैसे हों, तो उस इलेक्ट्रॉन पेयर पे दोनों एटम्स की गिरफ्त एक जैसी होगी, टेंडेंसी टू होल्ड द इलेक्ट्रॉन पेयर सेम होगी। लेकिन अगर एक एटम ज़रा बड़ा हो और एक एटम छोटा हो, तो उस सूरत में जो बड़ा एटम होगा इलेक्ट्रॉन पेयर पर उसकी गिरफ्त ज़्यादा होगी, जबकि छोटे एटम की कम होगी। लिहाजा जब भी एटम्स आपस में मिलकर इलेक्ट्रॉन पेयरिंग करते हैं, शेयर बनाते हैं, इसको कोवलेंट बॉन्ड कहा जाता है। तो कोवलेंट बॉन्ड्स में इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी जानिब कशिश करने की जो एबिलिटी होती है वो उस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती है। तो उन्होंने पूछा है कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है। तो पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन इज़ दैट एलिमेंट विच इज़ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को स्टैंडर्ड बनाया गया है बाकी तमाम एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मालूम करने के लिए। 4 है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्या है, 4। अच्छा, एटम का नाम तो लिखने हम, फ्लोरीन, उस एटम का नाम क्या है बोलिए, फ्लोरीन। और इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू है 4, इसका कोई यूनिट नहीं है। अब आप बोलेंगे इसको स्टैंडर्ड बनाया गया 4, 10 क्यों नहीं रखा गया, 6 क्यों नहीं रखा गया, बात तो हमें भी नहीं पता कि 4 ही क्यों रखा है। लेकिन इसकी बुनियाद पर जो है बाकी तमाम एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मालूम कर लिया है। मिसाल के तौर पर अगर आपको किसी चीज़ का मास कैलकुलेट करना हो तो आपने स्टैंडर्ड आप जानते हैं कि जो ऐसा ही सिस्टम है, सिस्टम इंटरनेशनल, दुनिया भर में राइज है, उस सिस्टम इंटरनेशनल में
जो 1 किलोग्राम मास है, 1 kg मास, उसको स्टैंडर्ड माना गया है। अच्छा, अब 1 kg मास कितना होता है उसके लिए वो आपको याद होगा, रेडियम की एक अलॉय है, प्लाटिनम इरेडियम की एक अलॉय है, एक सिलेंडर है, जिसको इटली में गालिबन कोई है म्यूज़ियम, वहाँ पे उसको रखा गया है और उसको स्टैंडर्ड माना गया है कि वो 1 किलोग्राम है। तो अब किसी ने भी अगर 1 किलोग्राम का बट्टा बनाना हो तो वहाँ उसको देख ले कि उसका वज़न कितना है, उसके मुताबिक 1 किलोग्राम का वेट बना ले, तो वो स्टैंडर्ड है, उसको 1 किलोग्राम माना गया है, याद रखिएगा। तो इसी तरीके से मुख्तलिफ जो क्वांटिटीज़ होती हैं उनको एक स्टैंडर्ड यूनिट दिया जाता है, उसके मुताबिक भी बाकी तमाम चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं। इसी तरह जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ये केमिकल क्वांटिटी है। अब इस केमिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए फ्लोरीन को जो है ना वो स्टैंडर्ड माना गया है और फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू है वो 4 ली गई है। क्या ली गई है? 4, याद रखिएगा, 4 मानी गई है। आगे नेक्स्ट, द वर्टिकल कॉलम ऑफ पीरियोडिक टेबल्स आर, पीरियोडिक टेबल के जो वर्टिकल कॉलम्स हैं उन्हें क्या कहते हैं? आर कॉल्ड व्हाट? पीरियोडिक टेबल में जो वर्टिकल कॉलम्स यानी ऊपर से नीचे जो कॉलम्स चल रहे होते हैं इन्हें क्या कहा जाता है? वेरी इजी, ग्रुप्स। क्या कहते हैं इन्हें? बोलिए। इन्हें ग्रुप्स कहा जाता है। ओके, उसके बाद द मोस्ट रिएक्टिव मेटल, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल कौन सा है? सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, जो बड़ी तेज़ी के साथ रिएक्शन करता है, बिल्कुल चांस नहीं देता, वो कौन सा है? डेट इज सोडियम। उस मेटल का नाम है सोडियम। सबसे ज़्यादा हाईली रिएक्टिव है, तेज़ी के साथ रिएक्शन करता है, याद रखिए। ख़ास तौर से ऑक्सीजन की मौजूदगी में या पानी की मौजूदगी में तो फ़ौरन इसका रिएक्शन तेज़ हो जाता है। अगर आप सोडियम लें और सोडियम के ऊपर पानी डाल दें, फ़ौरन आग पकड़ लेगा वो, इतना ज़बरदस्त रिएक्शन है इसमें। ओके, उसके बाद है आयोडीन बिलोंग्स टू दिस फैमिली। आयोडीन का ताल्लुक किस फैमिली से? अगर आपको याद हो, पी ब्लॉक एलिमेंट्स में सबसे पहले बोरोन आता है, फिर कार्बन आता है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, और उसके बाद वो नोबल गैसेस शुरू हो जाती हैं। इज दैट क्लियर? बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, और उसके बाद फ्लोरीन आता है। फ्लोरीन के बाद फिर नोबल गैसेस यहाँ पर आखिर में स्टार्ट हो जाती हैं, है ना? इस तरह से होता है कुछ मामला। तो इनके आखिर क्या बात पूछी उन्होंने? द आयोडीन बिलोंग्स टू दिस फैमिली। आयोडीन किस फैमिली से ताल्लुक़ रखता है? तो याद रहे कि ये जो फैमिली है फ्लोरीन की, फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑस्टेटिन, ये जो फैमिली है इस फैमिली को कहते हैं हैलोजन फैमिली। तो फ्लोरीन जिस फैमिली से ताल्लुक़ रखता है, इस ग्रुप में आने वाले जो एलिमेंट्स हैं उनको हैलोजन कहा जाता है। बिलोंग्स टू दिस फैमिली, क्या नाम आएगा इसका? हैलोजन। इन सब को हैलोजन्स कहते हैं। सबके आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 8 कंप्लीट करने के लिए सबको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। ओके, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है? एलिमेंट्स आर अरेंज इन पीरियोडिक टेबल इन द ऑर्डर ऑफ व्हाट? पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स हैं जब इनको अरेंज किया गया है तो किस लिहाज से अरेंज किया गया है, किस ऑर्डर के तहत अरेंज किया गया है? अब आपने देखा होगा सबसे पहले क्या आता है? हाइड्रोजन, उसका एटॉमिक नंबर है 1। हाइड्रोजन के बाद यहाँ बिल्कुल टॉप पर आता है हेलियम, हेलियम का एटॉमिक नंबर है 2। फिर यहाँ आता है लिथियम, एटॉमिक नंबर है 4। बेरिलियम इसके बराबर में आता है, लिथियम का 3, बेरिलियम का 4, बोरोन का 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9। यानी इस तरह से एटॉमिक नंबर चल रहा है। इसका मतलब जो पीरियोडिक टेबल अरेंज की गई है वो इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के ऑर्डर में अरेंज की गई है। क्या आएगा यहाँ पे? इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, इसमें इसको अरेंज किया गया। उसके बाद नेक्स्ट मेंडलीव। नेक्स्ट क्या है भाई? जो मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल कंटेंस पीरियड्स। मेंडलीव्स की जो पीरियोडिक टेबल है, आपने देखा होगा, जो मेंडलीव है उन्होंने जो है वो 1869 में 1869 में पीरियोडिक टेबल दी थी, और उस वक्त जो जितने भी एलिमेंट डिस्कवर थे उसके लिहाज से वो उसको दिया गया था। ओके, तो मेनली जो पीरियोडिक टेबल है कंटेंस, इसमें कितने पीरियड्स थे? तो इसमें 12 पीरियड्स लिए गए थे। कितने? 12। 8 कॉलम्स थे वर्टिकल और 12 पीरियड्स थे। तो इसका आंसर आएगा 12 पीरियड्स, यानी 12 पीरियड थे इसमें। इस तरह से ये तो हमने 7, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 7 हुए हैं ना, उस वक्त जो है उन्होंने 12 पीरियड्स की पीरियोडिक टेबल बनाई थी। किसने? मेंडलीव में। याद किया, देखें टाइम देख लें।
यस 5-10 मिनट बाकी। और इसके जो पीरियड थे वो 8 थे मैन लीव्स के। आइए अब हम बुक के कुछ फिल इन द ब्लैंक्स की तरफ जाएंगे या एमसीक्यूज़ की तरफ जाएंगे बुक के। यस देखिए ये है पेज नंबर 75 निकालें। ये बुक का पेज नंबर 75 आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है भाई, इसको आप लिख लीजिएगा। तमाम तलबा पेन पेंसिल साथ में लाजमी रखा करें। जब भी क्लास अटेंड करें तो आपने लाजमी लिखनी है। ख़ास तौर से न्यू टाइम्स कॉलेजिएट के स्टूडेंट्स वो इस काम को लाजमी करके लेकर आएंगे। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है जो इस वक्त हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 का। यस फिल इन द ब्लैंक्स एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं। एक्सरसाइज पेज नंबर 75 सफ़ा नंबर 75 पे मौजूद है भाई। एक्सरसाइज सबसे पहले द रूल ऑफ ट्राइड का जो कानून है वाज इंट्रोड्यूस बाय डैश। रूल ऑफ ट्राइड किसने दिया था? हम जानते हैं, ये बात हम पहले डिस्कस कर चुके, इसकी वीडियो कंप्लीट मौजूद है। डॉबरेनियर्स क्लासिफिकेशन की, न्यूलैंड्स क्लासिफिकेशन की, लोथरमेयर क्लासिफिकेशन की, मैनलीव्स की, इसकी पहली और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के हवाले से भी गुफ्तगू की गई है। तो द रूल ऑफ ट्राइड इंट्रोड्यूस्ड बाय डॉबरेनियर्स, क्या नाम आएगा यहाँ पे लिखिए सब। पहली फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा डॉबरेनियर, DOBEREIN, डॉबरेनियर। ये एक साइंटिस्ट है, बाद लोग डॉबराइनर बोलते हैं, डॉबरेनियर बोला जाता है, जिन्होंने जो है सब ये लॉ ऑफ ट्राइड बयान किया था। लॉ ऑफ ट्राइड एक दफ़ा फिर सुन लें वो क्या था। उन्होंने कहा था कि उन्होंने 3 एलिमेंट्स के सेट बनाए थे इस तरह से कि जो सेंट्रल एटम था उसका एटॉमिक मास बाकी 2 एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस के एवरेज के बराबर था। तो ये इस तरह से कुछ था, डॉबरेनियर्स ने इसको दिया था लॉ ऑफ ट्राइड को। दूसरा है द रिपीटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज़ आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स। रेगुलर इंटरवल्स यानी यकसा वक्फों के बाद एटम की प्रॉपर्टीज़ जो रिपीट होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? यकसा वक्फों के बाद एटम की प्रॉपर्टी रिपीट होती है। इस आपने न्यूलैंड में पढ़ा था, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव, उसमें हमने पढ़ा था कि फर्स्ट एलिमेंट से हर 7वां जो एलिमेंट आता है फर्स्ट के बाद हर 7वां एलिमेंट उसकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम वही होती हैं जो फर्स्ट की होती हैं, यानी वो रिपीट हो रही होती हैं। तो इसे क्या कहते हैं? केमिकल प्रॉपर्टी के रिपीट होने को एलिमेंट्स की पीरियोडिसिटी क्या कहा जाता है? पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स कहते हैं। इसमें लिखिए पीरियोडिसिटी। ओके, तीसरा द लॉन्गेस्ट पीरियड इज़ डैश। आप जानते हैं जो लॉन्गेस्ट पीरियड है वो कौन सा है? 6 है, अभी हमने गुफ्तगू भी की थी। द लॉन्गेस्ट पहली MCQ में क्या आएगा? पहली फिल इन द ब्लैंक्स में 6 एंड कंटेंस टोटल डैश एलिमेंट्स, और उसमें इतने एलिमेंट्स होते हैं। तो उसमें पीरियड हैं 6 और एलिमेंट कितने होते हैं? 32। छठे पीरियड में सबसे लॉन्गेस्ट पीरियड है जिसमें 32 एलिमेंट्स होते हैं। आगे कह रहे हैं जो नंबर 4 है, 3 के बाद अब नंबर 4, द एलिमेंट्स डेट कंटेन बोथ मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक्स आर कॉल्ड। वो एलिमेंट्स, कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी हैं पीरियोडिक टेबल में जो मेटल कैरेक्टरिस्टिक भी रखते हैं और नॉन मेटल कैरेक्टरिस्टिक भी रखते हैं, यानी वो मिक्सचर होते हैं दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स का। उन्हें क्या कहा जाता है पीरियोडिक टेबल में? ऐसे एलिमेंट्स उन्हें कहते हैं मेटालॉइड्स। क्या कहा जाता है उन्हें? मेटालॉइड्स। तो मेटल भी होते हैं और नॉन मेटल भी होते हैं। ओके, इस पॉइंट को ध्यान रखिए। उसके बाद आगे कह रहे हैं नंबर 5, द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल कंटेंस डैश ग्रुप्स एंड डैश पीरियड्स। पीरियोडिक टेबल की जो लॉन्ग फॉर्म है, इस वक्त जो लॉन्ग फॉर्म आ चुकी है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, उसमें कितने ग्रुप्स होते हैं? 16 ग्रुप्स और 7 पीरियड्स। आप जानते हैं जो सब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें 16 ग्रुप्स हैं। कितने? 16 ग्रुप्स और 7 पीरियड्स। ये बना हुआ है सामने।
16 ग्रुप्स एंड 7 पीरियड्स होते हैं। ओके, आगे कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू मैनलीव, नंबर 6 क्या है, नंबर 6, अकॉर्डिंग टू मैनलीव द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर डैश। मैनलीव के मुताबिक एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ पीरियोडिक फंक्शन होती हैं किसका, उनके एटॉमिक नंबर्स का या एटॉमिक वेट्स का। तो मैनलीव ने बताया था कि जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं एलिमेंट्स की, वो पीरियोडिक फंक्शन उनके वेट्स का होती हैं। इस पर हमने तफसील से गुफ्तगू की हुई है एक वीडियो में। तो यहाँ पे क्या आएगा, एटॉमिक वेट आएगा। एटॉमिक वेट चेंज, प्रॉपर्टी चेंज। एटॉमिक वेट को एटॉमिक मास भी कहते हैं, याद रखिएगा। एटॉमिक वेट्स कह लीजिए या मास कह लीजिए, बात एक ही है, एटॉमिक मासेस। उसके बाद है यस, टिक ट्रू और फॉल्स इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नेक्स्ट है ट्रू और फॉल्स बयान कीजिए। यानी नीचे कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं, अगर वो सही हैं तो ट्रू, गलत हैं तो फॉल्स होंगे, जाहिर सी बात है। तो अब उसे हम डिस्कस करेंगे। तो टिक ट्रू और फॉल्स, याद रहे कि ये वीडियो जो है 2 पार्ट्स में लाजमी जाएगी, यानी इसी दौरान जो है सेकंड पार्ट भी इसका बन जाएगा। तो उन दोनों को इंशाल्लाह अपलोड कर देंगे। लिहाजा पार्ट 1 के साथ पार्ट 2 जो है उस वो होगा तो फिर कंप्लीट होगी। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है टिक ट्रू और फॉल्स। टिक बताइए ट्रू क्या है और फॉल्स क्या है इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, नीचे कुछ बयान दिए हुए हैं, उनमें बताना है कि गलत क्या है और सही क्या है। उसमें पहला है मैनलीव पुट फॉरवर्ड, पे देख लें, टाइम है जाएगी 3 मिनट्स। मैनलीव पुट फॉरवर्ड हिज पीरियोडिक लॉ इन 1856। मैनलीव ने 1856 में पीरियोडिक लॉ दिया था अपना। ये बात बिल्कुल गलत है, फॉल्स। 1869 में दिया था, ये फॉल्स है। और सही जवाब क्या है, 1869 इसमें दिया था उन्होंने। दूसरा है द फर्स्ट पीरियड कंटेंस 2 एलिमेंट्स, हाइड्रोजन एंड हेलियम। जो पहला पीरियड है उसमें हाइड्रोजन होता है और हेलियम होता है, बात सही है। तो दूसरे में क्या आएगा, ट्रू। इज डेट क्लियर। तीसरा द लॉन्गेस्ट पीरियड इन पीरियोडिक टेबल इज 7th पीरियड। पीरियोडिक टेबल में सबसे लॉन्गेस्ट पीरियड है, लंबा तरीन पीरियड, इसमें सबसे ज़्यादा एलिमेंट आते हैं, वो 7th है। ये बात बिल्कुल फॉल्स है, ऐसा नहीं है। नंबर 3 में क्या आएगा, फॉल्स। तो 7th नहीं है, तो सही क्या है फिर, 6th पीरियड है। कौन सा, 6th पीरियड लॉन्गेस्ट पीरियड है, और ये फॉल्स है जो 7th लिखा हुआ था इन्होंने। उसके बाद तीसरे में, चौथे में कह रहे हैं लेंथानाइट्स एंड एक्टिनाइट्स आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स। लेंथानाइट्स और एक्टिनाइट्स क्या डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, तो ये बात भी गलत है, ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। इज डेट क्लियर। तो इन्हें क्या बोलते हैं, नंबर 4 लेंथानाइट्स और एक्टिनाइट्स जो है उसमें आएगा फॉल्स, और सही जवाब क्या है, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, ये कहलाते हैं एफ ब्लॉक। यानी इनके आखिरी शेल के जो इनके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहाँ जाते हैं, एफ ऑर्बिटल में, एफ ऑर्बिटल को फिल कर रहे होते हैं। ओके, 4 हो गई। उसके बाद कह रहे हैं डाउन द ग्रुप द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। जब आप किसी ग्रुप में नीचे आते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू बढ़ती है, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर बढ़ता है। बात गलत है। जब आप ऊपर से नीचे आते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू बढ़ती नहीं बल्कि घटती है, क्योंकि जब आप ऊपर से नीचे आते हैं तो शेल बढ़ते चले जाते हैं, तो न्यूक्लियर चार्ज का आखिरी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे कशिश रखना मुश्किल हो जाता है, तो कम हो जाती है। तो ये भी गलत है। 5वें का क्या आएगा, फॉल्स। छठा देख लें जल्दी से, द लॉ ऑफ ऑक्टेव वाज इंट्रोड्यूस बाय जॉन न्यूलैंड। जॉन न्यूलैंड ने लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया था, ये बात ट्रू है, ट्रू लिख लीजिएगा। लिथियम, सोडियम एंड पोटाशियम फॉर्म अ ट्राइड, ये तीनों मिलकर ट्राइड बनाते हैं, तो ये बात बिल्कुल सही है, ट्रू है। इज डेट क्लियर। ठीक है भाई, बस हमारे पास चंद ही सेकंड बचे, तो आज इतनी गुफ्तगू काफ़ी है। फिर इसको अब नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे पार्ट 2 में कि ये कैसे वो बनाते हैं। ठीक है, ट्राइड। थैंक यू वेरी मच, खुदा हाफ़िज़।